नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। धंधा जिसकी जड़ें बॉलीवुड में काफी गहरी हैं, जिस धंधे के लिए बॉलीवुड एक रिहायशी बाजार है, जिस धंधे में करीना कपूर और कैटरीना कैफ जैसे कोडवर्ड इस्तेमाल होते हैं, जिस धंधे में परोसे जाने वाली चीजों के प्रकार तमाम हैं, जिसका इस्तेमाल कभी स्टेटस सिंबल के तौर पर होता है तो कभी कुछ तनाव कम करने के लिए, कुछ एक्साइटमेंट के लिए और कुछ दिमागी फितूर के लिए। जिस धंधे के ताने बाने को ना तो पुलिस भेद पाती है और ना ही एजेंसीज, जिस धंधे में कानून बहुत सख्त है लेकिन कार्रवाई के दायरे में गिने चुने नाम ही आते हैं, ये कारोबार है ड्रग्स का, जो एक बार फिर से सुर्खियों में है। बॉलीवुड में ड्रग्स का कारोबार दो चेहरों के इर्द गिर्द घूमता है। पहला चेहरा पाकिस्तान में है और दूसरा ब्रिटेन में। पहले चेहरे का नाम है टाइगर मेमन और दूसरे का नाम है विक्की गोस्वामी। बॉलीवुड को नशे के धुएं में झोंकने वाला एक और नाम था इकबाल मिर्ची, जिसकी 2013 में लंदन में मौत हो गई थी। शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान ड्रग्स मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। ऐसे में बॉलीवुड के भीतर फैला ड्रग्स का नेटवर्क खबरों में है। सबसे पहले जान लेते हैं कि बॉलीवुड में ड्रग्स परोसने वाले आकाओं के बारे में। लंदन में मौजूद विक्की गोस्वामी मशहूर एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी का पति है। उसका ड्रग्स का कारोबार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ है। उसके पास दुनिया के कई देशों से ड्रग्स आते हैं, जिससे चक कर वो तय करता है कि मार्केट में उसकी क्या कीमत होगी। यानी इंटरनेशनल ड्रग माफिया, जिसे ड्रग्स स्मगलिंग के आरोप में भारत, दुबई और केन्या में गिरफ्तार किया जा चुका है। फिलहाल वो लंदन में $5.5 मिलियन के बंगले में रहता है। वहीं कराची में रहने वाला टाइगर मेमन याकूब मेमन का भाई है। 1993 में मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में आरोपित भी है। बॉलीवुड में उसका ड्रग्स नेटवर्क काफी गहरा है। दोनों को लेकर अधिकारियों का कहना है कि इनके लिए कई बार रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा चुका है, लेकिन दोनों जिन देशों में मौजूद रहे उन्होंने साथ नहीं दिया। ये तो बॉलीवुड में ड्रग्स परोसने के मुखिया थे। बॉलीवुड के कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी पहचान खुद सप्लायर के रूप में होती है। इस सूची में अर्जुन रामपाल, डॉली बिंद्रा, बॉबी डार्लिंग और आदित्य पंचोली का नाम शामिल है। ये सप्लायर की भूमिका निभाते हैं, यानी ये ड्रग्स के कारोबारी नहीं है। ड्रग्स को लेकर बॉलीवुड में एक हत्या भी हो चुकी है, मॉडल और एक्ट्रेस कृतिका देसाई की। वहीं अर्जुन रामपाल ड्रग्स मामले में पूछताछ के लिए 2 बार बुलाए जा चुके हैं। उनके पास बरामद किए गए लैपटॉप और मोबाइल से ड्रग सप्लाई के कई सबूत मिले थे, लेकिन कोई ठोस कदम उठाया नहीं गया था। अब बात कर लेते हैं ड्रग्स की और बॉलीवुड में होने वाले फ्लो ऑफ ड्रग्स के तरीके की। सबसे पहली बात कि ड्रग्स कारोबारियों के लिए बॉलीवुड एक प्रीमियम मार्केट है। यहाँ से हर साल कई 100 करोड़ की कमाई होती है। ये ड्रग्स भी एक तरीके के नहीं होते। तरह तरह के ड्रग्स की पहचान के लिए करीना और कैटरीना जैसी अभिनेत्रियों के नाम का इस्तेमाल किया जाता है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक अंडरवर्ल्ड पर कई किताबें लिखने वाले विवेक अग्रवाल बताते हैं कि बॉलीवुड ड्रग्स का सप्लायर नहीं है, बल्कि कंज्यूमर है, वो भी सबसे बड़ा कंज्यूमर। माया नगरी में ड्रग्स स्मगलिंग के दौरान सबसे ज्यादा एनकाउंटर करने वाले रिटायर्ड सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर सुहास गोखले का कहना है कि बॉलीवुड में ड्रग्स का सेवन स्टेटस सिंबल के तौर पर होता है। ड्रग्स के सेवन की वजहें और भी हैं, जैसे तनाव कम करना, अवसाद दूर करना और घबराहट दूर करना। गोखले के मुताबिक बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के लगभग 90% लोग किसी न किसी तरह से ड्रग्स लेते ही हैं। 90 के दशक में मुंबई में डॉयजॉन, चरस, गांजा, कोकेन, ब्राउन शुगर जैसे तमाम ड्रग्स की स्मगलिंग होती थी। फिलहाल एमडी का सेवन सबसे ज्यादा होता है। एमडी को ज्यादातर म्याऊ म्याऊ नाम से जाना जाता है। इसका नशा एकदम कोकेन जैसा होता है, लेकिन ये कोकेन की तुलना में काफी सस्ता है। इसके सेवन से आंखों की पुतलियां बड़ी हो जाती हैं, इसीलिए इसे म्याऊ म्याऊ कहा जाता है। एमडी एक तरीके का कीटनाशक है जो भारत में पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। वहीं बॉलीवुड के हाई प्रोफाइल लोग ज्यादातर कोकेन का सेवन करते हैं। ये सबसे महंगा नशा माना जाता है। इसके नीचे चरस, गांजा, हाइड्रोकोडोन, केटमाइन, एमडीएमए, म्याऊ म्याऊ, मैंड्रेक्स जैसी ड्रग्स आती है। इसमें एमडीएमए का इस्तेमाल सेक्स स्टिमुलेटर के तौर पर भी किया जाता है। अब सवाल यह आता है कि बॉलीवुड में ड्रग्स की सप्लाई कैसे होती है। इस सवाल का जवाब तो आज तक एनसीबी को भी नहीं मिल पाया है। ये एक ऐसा उलझा हुआ नेटवर्क है जिसमें सिर्फ सप्लायर और पैडलर है। कुछ पैडलर पकड़े भी जाते हैं, लेकिन ये नेटवर्क कुछ ऐसा है कि एक पैडलर से दूसरे पैडलर तक पहुंचा तो जा सकता है, लेकिन सप्लायर और डिलीवरी करने वाला सरगना गिरफ्त से दूर ही रहता है। एनसीबी के छापों में शामिल रहे शिवा केशवान ने दैनिक भास्कर से बातचीत में कई बातें बताई। उनका कहना था कि मुंबई में ड्रग्स के कारोबार का एक ही तरीका है। मिसाल के तौर पर ए नाम का शख्स 6 लोगों को ड्रग्स देता है। ये 6 लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं। ये 6 लोग लगभग 50 लोगों तक ड्रग्स पहुंचाते हैं। ये 50 लोग भी एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते। ये अपने जान पहचान वाले लगभग 1000 लोगों तक ड्रग्स पहुंचाते हैं। इसी तरह ड्रग्स की चेन आगे बढ़ती है बिना किसी नाम या पहचान के। एनसीबी छापेमारी करते हुए पैडलर्स तक पहुंचती है।
उसके बाद दूसरे, तीसरे या चौथे पेडलर तक, लेकिन ये बात कभी सामने नहीं आती कि अंतिम व्यक्ति को ड्रग्स किसने दिया। इसमें 80% चेन अंडरग्राउंड होकर काम करती है। एनसीबी इस नेटवर्क के सरफेस तक अक्सर पहुंचती है, लेकिन जहां मामला अंडरग्राउंड होता है वहां कुछ पता ही नहीं लगता। इंडियन कोस्टल बेल्ट काफी ज्यादा लंबी है, इसमें कई प्राकृतिक टापू आते हैं। इनसे ही ड्रग्स तस्करी का धंधा ऑपरेट होता है और इन पर निगरानी लगभग नामुमकिन है। भारत में ड्रग्स के सबसे बड़े एंट्री पॉइंट मुंबई, गोवा, दिल्ली और पंजाब है। वहीं इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो ड्रग सप्लाई के कुल 4 रूट हैं। पहला, जिसमें कोकेन साउथ अमेरिका से होते हुए साउथ अफ्रीका के रास्ते भारत आती है। दूसरा नेटवर्क अफगानिस्तान का है, वहां से भेजी गई ड्रग्स पाकिस्तान जाती है, उसके बाद भारत आती है। अगला नेटवर्क जरा पेचीदा है, इसमें ड्रग्स अफगानिस्तान से पाकिस्तान भेजी जाती है, वहां से भारत और भारत से श्रीलंका, कुछ मामलों में श्रीलंका से एक बार फिर से भारत। चौथा नेटवर्क सीधा है, इसमें ड्रग्स मोजाम्बिक के जरिए भारत आती है। तो ये थी भारत को जकड़े हुए ड्रग्स नेटवर्क की कहानी के कुछ पहलू, ऐसे पहलू जिन्हें हम जानते हैं, न जाने कितने ऐसे पहलू होंगे जिनके बारे में कोई जानता ही नहीं है। ये थी हमारी खबर, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि दिन भर की बड़ी खबरें आपको मिलती रहें।